हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। ये है लेक्चर नंबर 24 या 25, ठीक है, जो भी है, बट अगला चैप्टर है लॉस ऑफ सिटीजनशिप। जो टॉपिक रहेगा वो है लॉस ऑफ सिटीजनशिप। नाउ इससे पहले के जो चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ओके। 24 या 25 बोल रहा हूं तो वो 23 भी हो सकता है, मुझे याद नहीं है, बट लेक्चर का हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से इंडिया को सिटीजनशिप मिलेगी, इंडियंस को या कुछ किसी दूसरे जो है पर्सन को सिटीजनशिप मिल सकती है। क्या पढ़ा था? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप कि किसी एक पर्सन की नागरिकता कैसे हट सकती है या छीनी जा सकती है। ओके, तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो जाता है लॉस ऑफ सिटीजनशिप। ओके, नाउ जैसा मैंने बोला था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद जितने भी जो एक्ट थे, प्रोविजन थे, उसको एम्पावर कर दिया गया था पार्लियामेंट की कि पार्लियामेंट बनाएगी जितने भी अब आगे के प्रोविजंस हैं। नाउ हमने ये तो देख लिया कि किस तरह से किसी एक पर्सन को नागरिकता मिलेगी। नाउ अब हम ये देखते हैं कि किसी एक पर्सन की नागरिकता कैसे जाएगी, लॉस ऑफ सिटीजनशिप। ओके, नाउ इसको कराने से पहले वीडियो डिले क्यों हुआ था? क्योंकि टेस्ट सीरीज हमारी आ रही थी तो उस पर थोड़ा सा काम करना था। ये आई थिंक जब मैं ये अपलोड कर रहा हूँगा या जब ये वाला लेक्चर अपलोड हुआ होगा, आपको उससे पहले टेस्ट सीरीज की एक वीडियो मिल चुकी होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या द हिंदू के डिस्क्रिप्शन में वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखिए, आपको टेलीग्राम में सर्च करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है, सर्च बॉक्स में @PR पब्लिकेशन डाउनलोड करनी है। यहाँ पर देखिए टेस्ट सीरीज है। अगर आप ये वीडियो 1 नवंबर 2020 से पहले देख रहे हैं तो टेस्ट सीरीज की प्री बुकिंग करवा सकते हैं 399 रुपीज़ में, स्क्रीन में दिया गया है, लिंक है, फोन पे नंबर है, गूगल पे है, अकाउंट नंबर है, किसी से भी प्री बुकिंग करवा सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज है। और टेस्ट सीरीज के बारे में क्या क्या है टेस्ट सीरीज के, इसी के अंदर ये यूपीएससी टेस्ट सीरीज शेड्यूल्ड PDF यहाँ पर हमने किया हुआ है, ठीक है। तो आप इस ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लें। ये टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। पॉलिटी आप कर रहे हैं, आप NCERT पढ़ चुके हैं, फिर ये लक्ष्मीकांत कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन वहाँ पर दिए गए हैं। मेनली NCERT बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीसेट के भी क्वेश्चंस हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशंस हैं। जो NCERT है, हर एक चैप्टर के बेसिस पर क्वेश्चन बनाए गए हैं, हर एक क्लास के बेसिस पर क्वेश्चन बनाए गए हैं। करीबन सबसे ज़्यादा 25,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस पूरी टेस्ट सीरीज में मिल जाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद 1 नवंबर के बाद 499 से भी ज़्यादा हो सकते हैं प्राइसेस, बट अभी प्री बुकिंग आप कराएंगे तो उसके बेसिस पर आपको PDF फॉर्म में हर चीज़ मिल जाएगी। चलो हम पढ़ लेते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में वेदर एक्वायर्ड अंडर एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपने नागरिकता चाहे संविधान के बेसिस पर ली हो, चाहे पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया हो, तो अब इन्हीं 3 तरीके से आपकी नागरिकता ली जा सकती है। पहला है रिनंसिएशन, अगर आपकी कंप्लीट 18+ एज हो चुकी है। डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग इफ रिनाउंसिएशन ड्यूरिंग वॉर डिसीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। रिनाउंसिएशन का मतलब आप अपने बेसिस पे नागरिकता छोड़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप कंप्लीट आपकी एज हो चुकी है, 18+ हो चुकी है, तो आप भारत की नागरिकता छोड़ सकते हैं बाय मीन्स ऑफ रिनाउंसिएशन। पर एक सिचुएशन ये आती है कि कभी हो रहा हो वॉर, यानी कि ड्यूरिंग वॉर जो डिसीजन होगा आपकी नागरिकता छोड़ने का या नहीं, वो कौन डिसाइड करेगी? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ओके, एवरी माइनर चिल्ड्रन ऑल्सो लूजेज आफ्टर 18 कैन रिज्यूम। सभी जो माइनर चिल्ड्रन हैं उसकी भी नागरिकता ले ली जाएगी, यानी कि कोई 18+ है, चलो कोई 25 साल का, उसका कोई बेटा है, उसका माइनर बेटा है, तो उसकी भी नागरिकता ले ली जाएगी। बट अगर वो 18 साल का हो जाता है, उसके बाद ये चाहता है कि वो भारत का नागरिक बने, तो 18 साल के बाद वो भारत की नागरिकता पा सकता है। ओके, तो हमने यहाँ पर ये देख लिया। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है बाय टर्मिनेशन। पहला रिनाउंसिएशन था, अपने बेसिस पर आपकी फुल एज हो चुकी है, कैपेसिटी है 18+ जनरली जिसे बोलते हैं। टर्मिनेशन वॉलंटरी, टर्मिनेशन के बेसिस पर क्या है? अगर वॉलंटरली आपने किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर की है विदाउट कंपल्शन, यानी कि बिना किसी के दबाव में आके, ठीक है, एक्सटर्नल बिना फोर्स के वॉलंटरली आपने सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया है, फ्रांस की मान लीजिए, जर्मनी के मान लीजिए,
तो आपकी खुद में खुद यहाँ की सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट। डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग वॉर, और टर्मिनेशन आपका कब नहीं होगा, जब वॉर चल रहा है। तो वॉर वाली सिचुएशन एक एक्सेप्शन की तरह समझ लो। ओके, नेक्स्ट जो तीसरा है, और याद रखना ये सभी जो प्रोसेस हैं, चाहे आपने एक्ट के बेसिस पे सिटीजनशिप ली हो, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ, ठीक है, एक्ट के बेसिस पर आपकी नागरिकता हो, या दूसरा अगर बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ने जो आपको दिया हो, ठीक है, संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर दोनों ही आपको ये देखने को मिलेगा कि 1955 में 3 तरह के हैं। पहला है बाय मीन्स ऑफ रिनाउंसिएशन, और दूसरा है बाय टर्मिनेशन। अगर आप किसी कंट्री की वॉलंटरी सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आप जो हो सकते हैं छीनी जा सकती है। लास्ट है डेप्रिवेशन, कंपल्सरी सिटीजन टर्मिनेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इफ फ्रॉड। अब यहाँ पर डेप्रिवेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कंपल्सरी आपकी सिटीजनशिप कर देगी, खारिज कर देगी, अगर आपने जो सिटीजनशिप ली है बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड, डिसलॉयलिटी टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रेडेड विद एनिमी ड्यूरिंग वॉर, वॉर चल रहा है और आपने एनिमी कंट्री के साथ, जनरली एनिमी कंट्री कौन है, पाकिस्तान है, उसके साथ आप ट्रेड कर रहे हो, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स डिसलॉयलिटी शो की है। अब डिसलॉयलिटी का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है, आपने उसको वायलेट किया है, आपने फ्रॉड तरीके से हमारी नागरिकता ली है, तो इस कंडीशन में हमारी जो केंद्र सरकार है वो आपसे नागरिकता छीन सकती है। तो हमारे पास 3 कंडीशन ऐसी हो जाती हैं जिसके बेसिस पर आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है, रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रिवेशन। ओके, अब कोई ऐसा रेसिडेंट है जो भारत से बाहर है 7 सालों के लिए, ठीक है, उसकी भी बाय मीन्स ऑफ डेप्रिवेशन नागरिकता छीनी जाएगी, एक्सेप्ट उन केसों में कोई, अगर मैं पढ़ने जा रहा हूं बाहर तो 7 साल के बाद मेरा सपोज कोर्स है कोई MBA प्लस मैं एक और डिग्री ले रहा हूं, तो मुझे तो 7 साल तक बाहर रहना पड़ेगा, तो उस केस में मुझसे नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल हूं, कहीं दूसरे एज ए डिप्लोमेट की तरह काम कर रहा हूं, तो मुझसे नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया उसका मेंबर है, सपोज मान के चलो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का भारत मेंबर बन चुका था 1945 में, ठीक है, कब, 1945 में भारत मेंबर बन चुका था यूनाइटेड नेशन का 1945 में। तो उसके बेसिस पर सपोज कोई ऐसा एग्रीमेंट आता है कि हाँ किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को भारत के बाहर भेजा जाएगा 10 सालों के लिए, तो उस केस में भी हमारी कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, भारत जिसका मेंबर है, अगर उसके वजह से आप बाहर जा रहे हो तो आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। ओके, तो ये हो गया हमारे जिससे नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, ये एक्सेप्शन था। बाकी आपसे विद इन 5 ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन इम्प्रिजन्ड इन कंट्री फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हैं, विद इन 5 ईयर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन आप इम्प्रिजेंट हैं फॉर 2 ईयर्स, तो आपकी नागरिकता भी छीनी जा सकती है। ठीक है, मैं अगर लक्ष्मीकांत यहाँ पर है तो मैं आपको उससे भी शो कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अभी हाँ यस मिल गई, ठीक है, तो लक्ष्मीकांत है तो उससे भी शो कर देता हूँ कि कहाँ से आपको मिल सकती है। ओके, तो यहाँ पर लक्ष्मीकांत है, तो इससे भी जो है लेक्चर आप सबको पता है, जो भी लेक्चर मैं पढ़ाता हूँ उसको ये भी इंश्योर करता हूँ कि आप लक्ष्मीकांत से भी पढ़ लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो आप समझना चाहते हैं। 6.1, ठीक है, चैप्टर देखिए 6 चैप्टर कर चुके हैं, अगला चैप्टर से बहुत ज़्यादा फंडामेंटल राइट आने वाले हैं, ठीक है, उसको हम उससे करेंगे। बुक से मैं प्रोविज़न बताऊंगा आपको, हैंड रिटन नोट्स यहाँ तक बन चुके हैं, ठीक है, उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आपको बताते हुए चलूँगा, ठीक है। ओके, रिनाउंसिएशन बाय टर्मिनेशन बाय डेप्रिवेशन आपको बता दिया है, ठीक है, 7 सालों के लिए आप बाहर हैं, ठीक है। द सिटीजन हैज़ विद इन 5 ईयर्स आफ्टर, देखिए आप अगर रजिस्ट्रेशन हमारे भारत के नागरिक हैं बाय मीन्स ऑफ नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन तरीके से, और अगर आप हैव बीन इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 ईयर्स, अगर किसी भी कंट्री में 2 सालों तक जेल के अंदर हैं, तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो डेप्रिवेशन बाय मीन्स ऑफ डेप्रिवेशन आपको मिल जाएगा, बहुत सिंपल है। बाय बर्थ डिसेंट से कुछ मतलब नहीं है, नेचुरलाइजेशन तरीके से
और रजिस्ट्रेशन के तरीके से आप इम्प्रेजेंट हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो आप क्या होगा, आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है, आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ओके, तो यहां पर ये हमारा चीजें हो चुकी हैं। नाउ अब नेक्स्ट आता है सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का। बहुत सिंपल है, सिटीजन इन इंडिया ओ एलिजियंस लॉयलिटी ओनली टू यूनियन। ठीक है, अनलाइक यूएसए। अब यहां पर हमारे भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। आप ऐसा तो नहीं कहते कि उत्तराखंडी सिटीजनशिप आपको अलग है, उत्तराखंड का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, ऐसा नहीं है। इवन अब तो जम्मू एंड कश्मीर का भी नहीं है। क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट वोट होल्ड ऑफिसेज एक्स्ट्रा। देखिए आप सबको पता है, चाहे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता आपसे, ठीक है, चाहे कोई भी दूसरी चीजें हो, सम एक्सेप्शन लाइक। अब देखिए कुछ एक्सेप्शन है, सिंगल सिटीजनशिप है, इसके बारे में बता देता हूं। यहां पर जो चीजें लिखी गई हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो फेडरल है और डुअल पॉलिटी भारतीय संविधान में है। सेंट्रल के पास अलग सब्जेक्ट रहते हैं और स्टेट के पास अलग सब्जेक्ट रहते हैं, बट हमारे पास ओनली ए सिंगल सिटीजनशिप। ये मैं लक्ष्मीकांत के पैरा के बेसिस पे बता रहा हूं आपको, साथ साथ में बुक भी रख लीजिए ताकि आपको समझ में आए। कोई सेपरेट सिटीजनशिप नहीं है, जैसा कि हमारा फेडरल स्टेट यूएसए में होता है और स्विट्जरलैंड में होता है। यानी कि यूएसए की अलग उनकी सिटीजनशिप होगी और दूसरे स्टेट की, यानी कि यूएसए में जितने भी स्टेट हैं उनकी अलग सिटीजनशिप उनको मिल जाएगी। ओके, उसका बाद आपको देखने को मिलता है दिस सिस्टम क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिस इज स्टेट एनी। अब देखो अगर यूएसए के बारे में बात करूं तो वहां पर स्टेट की अलग सिटीजनशिप होती है, तो यहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है स्टेट्स के द्वारा। जैसे वोट है, ऑफिस होल्ड करने के बेसिस पे है, ठीक है, राइट टू वोट है, बट यहां पर हमारे सिंगल सिटीजनशिप है तो हमारा एज ए यूनिटी बने रहती है। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शन है जहां पर स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, वो भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल आर्टिकल 16, पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस ए कंडीशन फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। मतलब पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है कि रेजिडेंस एज ए कंडीशन, मतलब आप कहां पर रह रहे हो, आपका डोमिसाइल कहां पर है, किसी एक राज्य में या किसी एक पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी में, तो आपकी इंप्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट को लेकर कुछ डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। मान के चलो सपोज कोई जॉब निकली है, एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। कभी कभी होता क्या है, बहुत सिंपल है कि पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट क्या करती है, एक कानून बना सकती है। पार्लियामेंट एक कानून बना सकती है जिसके बेसिस पे क्या होगा, रेसिडेंस के बेसिस पे। यानी कि पार्लियामेंट ने सपोज एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब निकली मान के चलो, और उस पर लिखा गया है कि एक्स नाम की जॉब है, एक्स नाम की जॉब है, और ये बोला जा रहा है इसमें जो महाराष्ट्र के लोग हैं और झारखंड के लोग हैं, सपोज यहाँ महाराष्ट्र के लोग कोई ट्राइबल्स हैं और झारखंड में भी मान के चलो कोई ट्राइबल्स हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, और इस पर्टिकुलर एक्स जॉब के लिए जो महाराष्ट्र और झारखंड के लोग ट्राइबल्स होंगे उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो पर्टिकुलर रेजिडेंस के बेसिस पे, यानी कि आप उत्तराखंड के हो तो आपको नहीं मिलेगा। तो इस बेसिस पे कभी कभी क्या हो सकता है, रेजिडेंस एज ए कंडीशन हो सकती है। ठीक है, पर्टिकुलर अगर आपको जॉब पानी है या अपॉइंटमेंट पानी है। एग्जाम्पल रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आर्टिकल 371D इंक्लूड किया है हमारे संविधान में। ठीक है, तो हमें ये देखने को मिल जाता है। ओके, उसके बाद पहले तो ये भी था कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रेजिडेंस एक्ट था, बहुत सारी सरकारों ने बनाया था, बट हालांकि अब एक्सपायर्ड हो चुका है। बट पार्लियामेंट आर्टिकल 16 के बेसिस पर बहुत सारे रेजिडेंस एज ए कंडीशन लगा सकती है। मानी कि आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पर रहते हो, उसके बेसिस पर आपको सरकारी नौकरी पाने में या अपॉइंटमेंट पाने में आसानी हो सकती है। ठीक है, ऐसा सरकार कर सकती है। जनरली ऐसा सरकार क्यों करती है, उस पर्टिकुलर तबके के सेक्शन को जो वहां पर रह रहे हैं उनको थोड़ा सा उनका वेलफेयर होना चाहिए। ओके, नाउ उसके बाद आर्टिकल 15, ए कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोहिबिट ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, अब हमारा ये याद रखना, एक कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोहिबिटेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस। आप किस जगह पर रहते हैं उससे कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब संविधान ने उसमें प्रोटेक्शन नहीं दिया आपको, किस कास्ट के, रिलीजन के, आप मेल हैं फीमेल हैं, उसके बेसिस पर आपको पूरी तरह डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। बट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोहिबिट ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस, यानी कि आप किस जगह पर रहते हो उसके बेसिस पर वो जॉब बना सकती है। पर्टिकुलर जो स्टेट है कुछ प्रेफरेंस दे सकती है अपने निवासियों को। हालांकि
बहुत जगह आपने ये भी देखा होगा, बहुत सारी ऐसे, मान के चलो मध्य प्रदेश पीसीएस है, तो उन्होंने ये कह दिया कि हाँ मध्य प्रदेश के जो लोग हैं पीसीएस में 10% रिजर्वेशन उनके लिए है, क्योंकि आप मध्य प्रदेश में रहते हो, डोमिसाइल मध्य प्रदेश का, तो आपको ये रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्टेट अपनी प्रेफरेंस बना सकती है उन लोगों के लिए जो लोग उसी जगह पर रहते हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा प्रोहिबिशन नहीं है ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस, तो ये हमेशा याद करके चलना। ओके, उसके बाद आर्टिकल 19 है, राइट ऑफ आउटसाइडर टू इंटर इन ट्राइबल एरिया इज रेस्ट्रिक्टेड। अब कोई आउटसाइडर है, यानी कि मैं एक आउटसाइडर हूं सपोज किसी एक ट्राइबल एरिया के लिए। बहुत जगह आपने ये देखा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कि जो ट्राइबल एरियाज में आपको अलाउड नहीं होता है, आपको पहले बहुत ज़्यादा अगर रिसर्च करनी है तब परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो एज ए मैं आउटसाइडर की तरह ट्राइबल एरियाज में नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कुछ, इसका मतलब क्या है कि आप हर जगह इक्वली ट्रीट नहीं किए जा रहे। इक्वली ट्रीट मतलब सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं पार्लियामेंट कुछ ऐसे कानून बना सकता है, आर्टिकल में कुछ ऐसा लिखा गया है जिसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, कुछ एक्सेप्शन है। हालांकि मैंने ये बोला कि डिस्क्रिमिनेशन करती ही नहीं है सिंगल सिटीजनशिप में, बट मैंने बोला रेजिडेंस के बेसिस पे एक कंडीशन है कि आप किसी जगह पर रहते हो तो स्टेट प्रेफरेंस दे सकती है, याद रखना। और एज ए आउटसाइडर आप रेजिडेंस है, जैसे ट्राइबल एरियाज है वो रेजिडेंस है ना उनका, वो उनका खुद का जंगल है वो, ठीक है, वो बरसों से रह रहे हैं, करोड़ों सालों से रह रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कोई आउटसाइडर वहां नहीं जा सकता, अगर जाना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। तो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, आप कहां पर रहते हैं। ओके, हमने जैसे कनाडा की तरह सिंगल सिटीजनशिप भी ली है। ओके, तो यहां पर हो गया ये हमारा। ओके, तो सिटीजनशिप का आई थिंक मैंने सभी पैरा बता दिया, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19। और हाँ देखो, अगर आप फिफ्थ जो कंडीशन पढ़ रहे हैं, जो फोर्थ वाला पैरा पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत में जम्मू एंड कश्मीर, आप तो जम्मू एंड कश्मीर में आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, कोई परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, आर्टिकल 35A हट चुका है। ठीक है, तो फोर्थ वाला पैरा अगर आपके पास फिफ्थ एडिशन है तो लोग ये मत कहना कि उसको समझाया नहीं, क्योंकि अब वो है ही नहीं, सिंपल सी बात है ना, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, वहां पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ओके, नाउ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और जल्दी जल्दी मैं डिफरेंस बता देता हूं फिर ये खत्म हो जाता है। ठीक है, डिफरेंस ही है। ओके, नाउ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होंगे? एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर मैं बोलूंगा एक पर्सन है इंडियन ओरिजिन का है, तो मैंने कल बताया था आपको, कल यानी कि कब के लेक्चर में बताया था कि एक इंडियन ओरिजिन का पर्सन कौन होगा। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। एलएम सिंघवी, सितंबर 2000 की बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक कमेटी सेटअप करते हैं जिसके चेयरमैन हैं एलएम सिंघवी जी। कब है? 2000 में सेटअप की जा रही है। इस कमेटी का मेन एम क्या रहता है, मैंडेट क्या रहता है कि जो ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा है उसके बारे में स्टडी करना, कि कितने लोग बाहर रह रहे हैं, कितने लोग यहाँ आना चाहते हैं, कैसे वोटिंग देंगे। यानी कि इंडियन ओरिजिन के हैं बट डायस्पोरा कहाँ है, हमारे डायस्पोरा है, मतलब भारतीय सिटीजन जैसे दुबई में रहता है, तो उसके बारे में स्टडी करने को बोला गया एलएम सिंघवी की कमेटी के लिए। ओके, एलएम सिंघवी जी अपनी रिपोर्ट देते हैं 2002 में और रिकमेंड करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 एंड प्रोवाइड डुअल सिटीजनशिप टू PIO। और यहाँ पर रिपोर्ट में ये रिकमेंड करते हैं डुअल सिटीजनशिप यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात करते हैं जो ऐसा पर्सन जिसका इंडियन ओरिजिन है। इंडियन ओरिजिन मैंने आपको बता दिया है कि आप 15 अगस्त 1947 से पहले अनडिवाइडेड इंडिया में अगर पैदा हुए हो या ऐसी टेरिटरी में जो बाद में भारत का हिस्सा बनी हो तो आप इंडियन ओरिजिन के कहलाएंगे। ओके, तो ये वाला हो गया, इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी। ओके, उसके बाद दूसरा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2003 में होता है, उसके प्रोविजन क्या कहते हैं कि अगर आपको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एक्विजिशन करनी है बाय PIO ऑफ 16 स्पेसिफाइड कंट्री अदर देन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, यानी कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड एक्वायर कर सकता है। ठीक है, अदर देन जो आप पाकिस्तान या बांग्लादेश के नहीं होने चाहिए। ठीक है, आप वहां नहीं जाए होने चाहिए। ओमिटेड ऑल द प्रोविजन रिकॉग्नाइज रिलेटिंग टू कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्ट। जो कॉमनवेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन थे ना, कॉमनवेल्थ क्या था आप सबको पता है, ग्रुप ऑफ नेशंस जो ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी, उसके जो उनको कैसे मिलेगी सिटीजनशिप, उसके प्रोविजन इस एक्ट में हटा दिए गए थे। ठीक है, अब उसके बाद एक और कानून आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005
ये एक्सपेंड करता है स्कोप ऑफ ग्रांट ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। आपको क्या मिलेगी? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि आप भारत के बाहर रह रहे हैं तो आपको किस तरह से नागरिकता मिलेगी, उसके बारे में बात कर रहा हूं टोटल, ठीक है। ओके, नाउ जनरली ये उसको मिलेगी जो इंडियन ओरिजिन का है, याद रखना इंडियन ओरिजिन कौन है वो मैंने बता दिया। उसके बाद सीए 2015 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 में इंट्रोड्यूस करते हैं एक टर्म जिसे बोला जाता है ओसीआई कार्ड होल्डर, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, बाय मर्जिंग पीआईओ कार्ड स्कीम और ओसीआई कार्ड स्कीम को मर्ज कर दिया जाता है 2015 में। और अगर कोई मान के चलो ना भारतीय इंडियन ओरिजिन है, जैसे सुंदर पिचाई जी इंडियन ओरिजिन के हैं, गूगल के सीईओ हैं, तो सिंपल सी बात है उनके पास ओसीआई कार्ड होल्डर होगा। तो पहले 2015 तक क्या था, पीआईओ कार्ड स्कीम अलग थी और ओसीआई कार्ड स्कीम अलग थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता था, तो इन दोनों स्कीम को मिला के ओसीआई कार्ड होल्डर बना दिया। ये किन के लिए है? जो इंडियन ओरिजिन का है बट किसी दूसरे देश की नागरिकता उसके पास है। हाँ, पीआईओ स्कीम मैं बता देता हूँ कब चली थी, 2002 में चली थी, बट और ओसीआई स्कीम बाद में आई 2005 में आई, ये भी याद रख लेना डेट थोड़ा सा स्टेट पीसीएस के लिए। बट इन दोनों ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था कि एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन कहलाएगा। ओके, तो 2015 के एक्ट में ये देखने को मिला, ऑल एग्जिस्टिंग पीआईओ कार्ड होल्डर डीम्ड ओसीआई कार्ड होल्डर 9 जनवरी 2015। अब इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं हम, ठीक है, आपको याद होगा। ओके, जितने भी पीआईओ कार्ड होल्डर होंगे उनको ओसीआई कार्ड होल्डर बोला गया 2015 से, बस, ठीक है। अब किसी एक को, अब इसके देखो, अब ओवरसीज को किस तरह से नागरिकता मिलेगी उसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये उसके लिए होता है जनरली, कभी कभी लॉ के बेसिस पर पूछ लेते हैं डिटेल में। यूपीएससी कभी एक इतना डीप जाता ही नहीं है, पर मैं फिर भी बता देता हूँ, बाय मीन्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ओसीआई मिल सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एप्लीकेशन, आप इंडियन ओरिजिन के हो, आपको ओसीआई कार्ड चाहिए। ओसीआई कार्ड कभी कभी क्यों चाहिए होता है, देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। कोई पर्सन इंडियन ओरिजिन का पर बाहर रह रहा है, बट उसके माता पिता कहीं ना कहीं रिलेटिव्स भारत में हैं, तो कभी सडन उनसे मुलाकात करनी हो तो उनके पास ओसीआई कार्ड होल्डर उनको दिया जाता है, इसलिए ये प्रोविजन लाया गया। अब उनको अधिकार कौन कौन से दिए जाएंगे अगर किसके पास ओसीआई कार्ड है? सबसे पहले पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी मिलेगी, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो पद है, जज है पद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, वोटर्स लोकसभा राज्यसभा एमएलए एमएलसी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, पब्लिक सर्विसेज में, यहाँ पर सब जगह आपको मिलेगी, एक्सेप्ट ग्रांट बाय गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफिक पोस्ट के लिए आपको नहीं मिलेगी, बाकी इन सब के लिए आपको ये नोट मिलेंगे। आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, अगर कोई ओसीआई कार्ड होल्डर है, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ जहाँ पर भी ये लिखा गया है, ठीक है। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ये आपको बिल्कुल भी नहीं जानना। अब देखो एलिजिबल किसके लिए है, एक ओसीआई कार्ड होल्डर होगा, फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फॉरेन नेशनल्स आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज ओसीआई ऑफ कार्ड होल्डर, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रोविजन लिखे गए हैं और कुछ मैं यहाँ पर मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया और कौन कौन से उनके पास राइट दिए जाएंगे, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, अब उनके जो रिनाउंसिएशन से कैंसिलेशन ऑफ ओसीआई कार्ड होल्डर, आपको इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानना कि उसको नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे खोएगी, ठीक है। इतना ज़्यादा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं जाना, इंटरव्यू में भी आपसे ये नहीं पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं लास्ट बता देता हूँ इनके बीच में डिफरेंस क्या है, कौन कौन से उनके पास राइट्स होते हैं, वो आपको समझना जरूरी है, ठीक है। अब देखो लास्ट में करेंगे, फिर उसके बाद खत्म करते हैं। ये एनआरआई पीआईओ या ओसीआई कार्ड होल्डर कौन होगा? एनआरआई एक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो कि बाहर रह रहा है। एनआरआई वो है जिसके पास भारत की नागरिकता है बट वो बाहर रह रहा है, उसके पास इंडियन पासपोर्ट भी है। जो भी भारत सरकार बेनिफिट देगी वो एनआरआई को मिलेगी, उसको भारत आने में कोई वीज़ा नहीं लगेगा। एनआरआई मान के चलो एक पर्टिकुलर पर्सन एक्स है, भारत का नागरिकता है, उसके बाद नागरिकता इंडियन पासपोर्ट सब भारत की है, बट वो काम किसी काम के लिए कनाडा में काम करता है, ठीक है, तो वो एनआरआई बोला जाएगा। पीआईओ क्या होगा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होगा? सिंपल सी बात है, अगर वो या उसके पिताजी या उसके ग्रैंड फादर हैं भारत में जन्मे हैं अनडिवाइडेड इंडिया में या ऐसी टेरिटरी में जो बाद में भारत का हिस्सा बनी है। एग्जाम्पल बहुत सारे, जैसे सिक्किम मान के चलो, ठीक है, तो एंसेस्टर इंडियंस हो तो, और पर किसी दूसरे देश की आपके पास सिटीजनशिप हो, जैसे सुंदर पिचाई मान लो सिटीजनशिप अमेरिका की है सपोज, पर है तो वो इंडियन ओरिजिन के, तभी तो बोलते हैं इंडिया के लोग
गूगल के सीईओ हैं, तो यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो, ठीक है। उनके पास फॉरेन पासपोर्ट होगा, अमेरिका का पासपोर्ट होगा। स्पेसिफिक बेनिफिट उनको नहीं मिलेंगे। यस, वीज़ा उनको ज़रूरत होगी अगर वो भारत आएंगे, अगर सुंदर पिचाई यहाँ आना चाहते हैं तो उनको यहाँ आने के लिए वीज़ा चाहिए होगा। बट वही पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर ओसीआई कार्ड स्कीम के लिए अप्लाई कर देता है, ठीक है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में लिखा गया है कि किस तरह से मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीज़ा, आपको एक बार वीज़ा होगा फिर हमेशा कोई एक्सपायरी रिन्यू करवाना नहीं है। स्पेशल परमिशन टू अंडरटेक रिसर्च वर्क, अगर आपको कुछ काम करना है, हालांकि हर जगह आपको ओसीआई कार्ड होल्डर में बेनिफिट मिलते हैं, बट अगर आपको कुछ चीज़ रिसर्च वर्क करने हैं तो स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होगी। विदाउट वीज़ा फॉर लॉन्ग लाइफ आप भारत में आ सकते हैं। तो ये है ओसीआई के बारे में, और इन तीनों के बीच में मैंने एक अच्छा सा डिफरेंस आपको बता दिया जो कि आपको जानना था, ठीक है। इस पर कंफ्यूज मत होना, ओके। जो भी चीज़ थी, जो भी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। आप रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज कैसे होगा, हाँ, राइट के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, कन्फर्मेंट ऑफ राइट्स ऑन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के राइट्स क्या क्या होंगे, अधिकार क्या होंगे, ठीक है। इनमें कंफ्यूज मत होना। एनआरआई कौन है? सपोज मैं हूं, मेरे पास इंडिया की सिटीजनशिप है, बट मैं कनाडा काम करने जा रहा हूं, तो मैं एनआरआई हूं, मैं वोट वगैरह सब दे सकता हूं, जितनी भी भारत सरकार स्कीम निकालेगी मैं सब पार्टिसिपेट कर सकता हूं। पीआईओ कौन है? सुंदर पिचई है। सुंदर पिचई सपोज मान के चलो इंडियन ओरिजिन के हैं, बट वो अमेरिका की, उनके पास नागरिकता है, स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं मिलेगी, बट इंडियन सुंदर पिचई की फैमिली सपोज केरला में रहती है, उनको कभी कभी मिलने आना पड़ेगा, तो वो एज ए ओसीआई कार्ड होल्डर अगर ले लेते हैं, सपोज कैसे लेते हैं, एप्लीकेशन के बेसिस पे ओसीआई कार्ड होल्डर उनको मिल जाता है, तो उसके बेसिस पे वो नागरिकता पा सकते हैं। अब मैं एट द एंड पेज नंबर 6.7 में जाऊंगा, लक्ष्मीकांत में ये पढ़ा दूंगा, पर उसके बाद खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के पास कुछ राइट होते हैं। एंड ओवरसीज ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग राइट्स, ठीक है। कौन कौन से नहीं होंगे? विच आर कन्फर्ड ऑन ए सिटीजन ऑफ इंडिया। He shall not entitled to the right to equality of opportunity in matter of public employment, ठीक है, याद रखना। An overseas citizen of India card holder shall not be entitled to the following right, उसको अधिकार कौन कौन से नहीं मिलेंगे जो मैंने डिटेल में अभी बताए थे आपको, ठीक है। यहां पर ये देखिए, ठीक है, इस पर मैं आपको वो कर देता हूं, ये कन्फर्मेंट्स ऑफ राइट, ठीक है, ओके, ठीक है। इरेजर ये काम कर रहा है, नहीं कर रहा? अच्छा, अब काम करेगा, ठीक है। तो कौन कौन से राइट नहीं मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूं किसी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को। किसी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को कौन कौन से राइट नहीं मिलेंगे, ओके। चलो कोई नहीं, ऐसे बता देता हूं। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी नहीं मिलेगी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई, एक्सेप्ट ग्रांट बाय गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफिक पोस्ट। जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि आपको स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, मतलब यानी कि कोई एक्स पोस्ट निकाल दी सरकार ने और बोलेगी कि यस इस पर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि अगर मान के चलो सुंदर पिचई ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड स्कीम में अप्लाई किया है, उनको रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, अब सरकार ने ये बोला कि एक गूगल की तरह हम भी अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, उस पर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, जज नहीं बन सकते, वोटर्स नहीं है, आप यहाँ पर वोट नहीं दे सकते, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए कुछ भी नहीं बन सकते, ठीक है, एक्सेप्ट अगर सरकार कुछ आपको स्पेसिफिक पोस्ट ग्रांट ना कर दे, ठीक है। ये है कि हो ही नहीं दे रहा है, ठीक है, चलो छोड़ो इसको। तो मैंने यहाँ पर सब चीज़ बता दी है आपको, किस तरह से वो मिलेगी, बर्थ से मिलेगा, डिसेंट से मिलेगा, या पिछले लेक्चर में था। इस बार के लेक्चर में मैंने पीआईओ, एनआरआई ये सब बता दिया। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। वैसे ये 6 चैप्टर तक पूरा एंड हो चुका है, ठीक है। बाकी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जो है एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज और सबसे ऑल ओवर इंडिया जहां पर भी आप देखेंगे सबसे सस्ते दामों में है। कॉन्टैक्ट कर लीजिए 7505134891 में, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज आपको करना है। डायरेक्ट सभी इंफॉर्मेशन ईयरली प्लान के बेसिस पर और टेस्ट सीरीज जो प्लान है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी के बेसिस पर सब लोग ये पढ़ तो लेते हैं, बट एक्चुअल में मेंटल आपको एबिलिटी जनरेट करनी पड़ेगी कि किस तरह से
एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट होनी चाहिए, ताकि आप एट द एंड जो 100 क्वेश्चन आप करो यूपीएससी प्रीलिम्स में वो आपसे सॉल्व हो पाए। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। बहुत सिंपल सी पेमेंट है, एक नंबर से पहले 399, उसके बाद बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो सकती है, क्योंकि 25,000 से, देखो उस टेस्ट सीरीज में 25,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है। और जो हमारे पेड सब्सक्राइबर होंगे सी सेट के लिए हम एक वीडियो भी लाएंगे उनके लिए। ठीक है, ये भी याद रखना। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।